हाय क्लास, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, पिछले क्लास में हमने वर्ण और विचार का अध्ययन किया और इस क्लास में लेकर के आए हैं क्या, संज्ञा। देखिए, यहाँ आपके सामने बहुत सारे पॉइंट्स रखे हुए हैं, बट इस पॉइंट्स में हमें यही कवर करना है जो एग्जाम में आने वाला है। अर्थात हम चीजों को याद करवाते हुए चलेंगे। ये बुक में तो आपके पास भी मिल जाएगा, बट चैनल पे अर्थात ये ऑनलाइन क्लास करने से सबसे ज्यादा फायदा ये होगी कि चीजों को कैसे याद की जाती है और कौन से चीज हमें एग्जाम में कैसे पूछे जाएंगे। नहीं तो बुक तो यूं ही अनवारी और बॉक्स पे पड़े रह जाते हैं, बट हमारे दिमाग में कुछ बातें आती नहीं है। बट वही बातें को दिमाग में लाने के लिए हम लेकर के आए हैं यहाँ संज्ञा। पहले आप एक क्लास कर लीजिए, उसके बाद इसका फायदा नजर आए तो आप अक्सर क्लास कर लीजिएगा इस चैनल के माध्यम से। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले यहाँ हम सब पढ़ेंगे क्या, संज्ञा। देखिए, आपको एग्जाम में संज्ञा का परिभाषा नहीं पूछेगा, बट हमें संज्ञा का परिभाषा पता होना चाहिए। इसके लास्ट में ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाए जाएंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या जो पूछे जाने की संभावना है। तो देखिए, सबसे पहले संज्ञा किसे कहते हैं। तो इसमें देखिए, हमें याद रखना होगा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये हो रहा है कि कोई भी व्यक्ति का नाम हो, कोई भी व्यक्ति का नाम हो उसे संज्ञा कहेंगे। ठीक है सर। साथ में कोई भी वस्तु का नाम हो उसे भी संज्ञा कहेंगे। कोई भी स्थान का नाम हो उस स्थान को भी संज्ञा कहेंगे। कोई भी भाव हो उसे भी संज्ञा कहेंगे। अर्थात इसी को जोड़ करके कहा यह जाएगा कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव इत्यादि का जो बोध कराए उसे संज्ञा कहा जाता है। ठीक है सर। जैसे देखिए, पत्थर एक वस्तु हो गया, मनुष्य एक जाति हो गया, मूर्खता उसकी भाव हो गया, राम एक नाम हो गया, सेना का एक समूह हो गया। ये सब सभी क्या है, संज्ञा है। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो देखिए, सामान्य रूप से संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। ठीक है, 2 अतिरिक्त भेद होते हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि 2 और भी भेद होते हैं। यह भी एग्जाम में आपसे डायरेक्टली पूछा जाए संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के टोटल 5 भेद होते हैं। ठीक है ना। अगर इसमें पूछा जाए संज्ञा के कितने मुख्य भेद हैं, तो संज्ञा के 3 मुख्य भेद हैं और इसके अतिरिक्त और 2 भेद हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि संज्ञा के 3 भेद है कौन कौन। तो सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा और पांचवा समूहवाचक संज्ञा। अर्थात कहने का मतलब यह होगा सर, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे, जो किसी व्यक्ति का बोध करवाए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे मोहन एक व्यक्ति है, हिमालय एक स्थान है, अर्थात मतलब हिमालय भी पहाड़ का नाम है, गंगा नदी का नाम है, लखनऊ शहर का नाम है। अर्थात यहां पर किसी भी नाम को प्रदर्शित किया जाए, सिर्फ एक वस्तु, व्यक्ति या किसी भी चीजों का, उसे हम सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में लेंगे। जैसे जातिवाचक संज्ञा में आते हैं लड़का, पहाड़, नदी, नगर, ये सब सभी जातिवाचक संज्ञा है। फिर आता है भाववाचक संज्ञा, तो बचपन, सुंदरता, प्रेम, योग्यता, इन सभी का डिफिनेशन आपको नीचे दिया है, आप इंतजार कर लीजिए। उसके बाद द्रव्यवाचक संज्ञा, तो जैसे सोना, चांदी, लकड़ी, अन्न इत्यादि जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा है। फिर देखिए, समूहवाचक संज्ञा दिया गया है, सेना, पुलिस, मंत्रिमंडल, सभा इत्यादि, जो कि समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है सर। अब देखिए, सभी का परिभाषा दिया गया बारी बारी से, इसीलिए ऊपर बताया नहीं गया। इंतजार का फल अर्थात मेहनत का फल भी मीठा होता है। आप इंतजार कीजिए, बहुत अच्छे चीज आपको हाथ लगेंगे। चलिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या है, इसका कुछ उदाहरण दीजिए। तो देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का बोध कराती है, उसे ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। अर्थात यहां फोकस करना है, किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का जो बोध कराए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे गंगा एक नदी का नाम है, अर्थात ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया।
तुलसीदास एक खास व्यक्ति का नाम है, इसीलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। पटना एक स्थान है, यहाँ फोकस कीजिए, स्थान का नाम है, अर्थात पटना एक स्थान है, इसीलिए ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। राम एक विशेष व्यक्ति का नाम है, इसीलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। हिमालय भी एक संज्ञा ही है, एक स्थान है, एक वस्तु है कह सकते हैं। और उसके बाद हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा की संख्या सर्वाधिक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लास्ट में कि ये जो संज्ञा है उसमें सर्वाधिक संज्ञा कौन सी होती है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा सर्वाधिक है। चलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा आते हैं। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा का यहाँ टाइप्स भी दिया गया है सर, तो धैर्य रखिए और सभी टाइप्स को पढ़िए। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम, तो तुलसीदास, महेश, राम, रहीम, ये सभी व्यक्ति का नाम है, अर्थात जितने भी व्यक्ति का नाम आएगा वो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी, अर्थात सभी विशेष व्यक्तियों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। चलिए ठीक है। दूसरे आते हैं नदी का नाम, अर्थात जितने भी नदी का नाम है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। जैसे गंगा नदी, गंडक नदी, यमुना नदी, ये सभी जितने और भी भारत की नदियां हैं जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इत्यादि नदियां जो है वो सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे। उसके बाद देखते हैं झीलों के नाम, अर्थात जितने भी झील हैं वो सभी झील का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। जैसे डल झील, बैकाल झील, बूलर झील इत्यादि जो भी झीलें हैं वो सभी झील व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे। ठीक है। फिर आते हैं समुद्रों के नाम, जैसे प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, बंगाल की खाड़ी या अरब सागर, जितने भी सागर हैं वो सभी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे। ठीक है सर। उसके बाद देखते हैं पहाड़ों का नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे, क्योंकि एक शब्द हमने पीछे बताया था कि हिंदी में सबसे ज्यादा व्यक्तिवाचक संज्ञा मौजूद है। ठीक है सर। तो चलिए पहाड़ में देखते हैं अल्पस पर्वत, एटलस पर्वत, हिमालय पर्वत, अरावली पर्वत, जितने भी पर्वत हैं वो सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे। गांव का नाम देख लीजिए, जैसे पैनाल, अनियप्पा, बिस्पी, नीमी, या आपका गांव हो या हमारा गांव हो, जितने भी सभी गांव के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे। फिर आते हैं नगरों के नाम की ओर, जैसे नगर जमशेदपुर, पटना, रांची, धनबाद, बोकारो, बिहार शरीफ इत्यादि जो भी शहरों के नाम हैं वो सभी शहर व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे। ठीक है। फिर आते हैं सड़कों, दुकानों एवं प्रकाशन इत्यादि के नाम, जैसे अशोक राजपथ सड़क का नाम है व्यक्तिवाचक संज्ञा, परिधान व्यक्तिवाचक संज्ञा, भारतीय बुक डीपी व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये सब प्रकाशन है, जो प्रकाशन न्यूज़पेपर वगैरह या कोई भी चीजों के छापती है। ठीक है। तो अब आते हैं महादेशों के नाम, जैसे एशिया महादेश, यूरोप महादेश, अमेरिका महादेश, अफ्रीका महादेश, ऑस्ट्रेलिया महादेश, जितने भी सभी महादेश हैं वो सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर आते हैं देश के नाम, जैसे चीन, भारत, रूस, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंग्लैंड, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि जितने भी सभी देश हैं वो सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। फिर आते हैं राज्यों के नाम, तो बिहार, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र इत्यादि सभी राज्य हैं जो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे। फिर आते हैं पुस्तकों के नाम, जैसे रामचरितमानस, सूरदास इत्यादि जितने भी सभी पुस्तक है, जो आप जो भी पुस्तक का नाम जानते हैं वो सभी पुस्तक व्यक्तिवाचक संज्ञा। पत्र हो या पत्रिका हो सभी है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे दिनमान, सरिता, जितनी भी पत्रिकाएं हैं, भास्कर, जो भी हिंदुस्तान, जो भी पत्रिकाएं हैं वो सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर आते हैं त्योहार, जो भी त्योहारें हैं, जो त्योहार हो या ऐतिहासिक घटना के नाम हो वो सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे गणतंत्र दिवस, बाल दिवस, शिक्षक दिवस, जितने भी फेस्टिवल हैं, जितने भी सालों में हम सबका दिवस मनाया जाता है वो सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा।
चलो आते हैं ग्रह नक्षत्रों का नाम, जैसे पृथ्वी हो, गुरु हो, रोहिणी हो, सूर्य हो, चंद्रमा हो, बृहस्पति हो, जितने भी सभी ग्रह क्या आएंगे नाम, वो सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है। महीनों के नाम जैसे आसीन, कार्तिक, जनवरी, फरवरी, मार्च, जितने भी सभी महीने हैं वो सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे। फिर आते हैं दिनों के नाम, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार इत्यादि। जो भी चालू कर नोहा से हिलाओ। नहीं नहीं, उसको उसको तार समाओ ना, तार अच्छा से। वो मरकरी नहीं चालू किया था, बीच वाला चालू करो। चलिए ठीक, आया क्लियर। अब ठीक है, देखिए तो जितने भी दिनों के नाम हैं, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार इत्यादि दिन हैं, जो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यहां हमने देखा सर क्या हिंदी में सबसे ज्यादा व्यक्तिवाचक संज्ञा मौजूद होते हैं। ठीक है। अब आते हैं सर किस पे, जातिवाचक संज्ञा क्या क्या परिभाषा है, जातिवाचक संज्ञा का क्या परिभाषा है। तो देखिए जातिवाचक संज्ञा किसी वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध कराए उसे ही हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। देखिए क्या बोला जा रहा है सर, जातिवाचक संज्ञा जो किसी वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध कराए उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे देख लेते हैं गाय, तो गाय में बहुत सारी जातियां आती है। ठीक है। जैसे हम सब हो जाता है, एक जर्सी गाय हो गया, एक देहाती गाय हो गया, पहाड़ी, बहुत सारे गाय में भी जाति होती है। तो गाय शब्द के नाम से गाय की जितनी जातियां हैं वो सभी आ गया, अर्थात ये हो गए जातिवाचक संज्ञा। जैसे नदी सर, तो नदी, नदी में गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कोसी, सिंधु सब शामिल। ठीक है। इसीलिए सभी नदी क्या होंगे, अगर सिर्फ नदी शब्द का प्रयोग करें तो वह एक जातिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है सर। पहाड़ जैसे अल्पस, नील, हिमालय, अरावली, ये सब नाम अगर लेकर के बोले तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। लेकिन सिर्फ पहाड़ बोल दे तो पहाड़ में तो बहुत सारा शामिल है, पूरी पहाड़ जाति का बोध करवा दिया, इसीलिए पहाड़ है जो जातिवाचक संज्ञा। मनुष्य, मनुष्य में सभी शामिल है, स्त्री, पुरुष, बच्चे सभी शामिल हैं, इसीलिए सिर्फ मनुष्य शब्द बोले तो मनुष्य को जातिवाचक संज्ञा में देना है। ठीक है सर। यहां देखिए जैसे वही चीज कहा गया है, इसको छोड़िए कि गाय किसी एक गाय की नहीं बल्कि पूरी संपूर्ण गौ जाति का बोध करवाया, इसीलिए ये जातिवाचक संज्ञा होंगे। ठीक है सर। अब यहां आते हैं कुछ जातिवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे पशु, पक्षी, कीट, पतंग के नाम, जैसे जितने भी पशुएं हैं वो सभी जातिवाचक, जितने भी पक्षी हैं वो सभी जातिवाचक, जितने भी कीट पतंग हैं वो सभी जातिवाचक हैं। जैसे इन सभी में शामिल हो जाएगा खटमल, खटमल की पूरी जातियां का बोध, गाय, गाय की पूरी जातियां का बोध करवाया गया, घोड़ा, तो घोड़ा में बहुत सारी जाति आती है, चील, तो चील में इसमें बहुत सारे आते हैं, मैना, तो मैना की भी बहुत सारी प्रजातियां होती है। ठीक है। तो यहां पर पूरी जाति का बोध करवा दिया गया। जैसे देखिए फल, सब्जी तथा फूल के नाम, जितने भी फल हैं वो सभी जातिवाचक हैं। सब्जी, जितने भी सभी सब्जियां हैं, कौन सब्जी का जिक्र नहीं किया गया। जैसे फूल, तो फूल में बहुत सारे हैं, इसीलिए ये जातिवाचक संज्ञा। इसका उधर एग्जाम्पल दिया। स्पेशल अगर आम बोल दे, स्पेशल केला बोल दे, स्पेशल परवल बोल दे तो परवल सब्जी का ना नाम हो गया, तो परवल एक ही ना हो गए, तो वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गए। इधर आते हैं पहनने, ओढ़ने या बिछाने आदि के सामान जो सभी हैं वो जातिवाचक संज्ञा होंगे, क्योंकि पहनने में बहुत सारा चीज पहनते हैं, ओढ़ने में बहुत सारा चीज ओढ़ते हैं, बिछाने में बहुत सारे चीज बिछाते हैं, इसीलिए ये जातिवाचक संज्ञा होगा। फिर यहाँ आ जाते हैं अन्न या मसाला या मिठाई, तो अन्न देखिए खाने वाले चीज बहुत सारे हैं, मसाले में बहुत सारे आ गए, यहाँ मिठाइयाँ में बहुत सारी मिठाई आ गई, तो सभी ये जातिवाचक का नाम ले रहा। स्पेशल किसी एक चीज का नाम अगर ले ले तो वो जातिवाचक नहीं होकर के व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, लेकिन उसकी संपूर्ण जाति का बोध कराए इसीलिए वो जातिवाचक संज्ञा होंगे। ठीक है सर। तीसरा आते हैं, और देखिए तीसरा क्या दिया है कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो देखिए भाववाचक व्यक्ति या पदार्थ के धर्म या गुण का बोध करा उसी को भाववाचक संज्ञा कहेंगे। कोई भी व्यक्ति हो सर, कोई भी पदार्थ हो सर, कोई भी गुण हो सर, सभी का बोध जो करवाए उसे हम सब भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अच्छाई,
अच्छा व्यक्ति में एक अच्छाई भाव होती है, इसलिए अच्छाई हो गया भाववाचक। चौड़ाई, चौड़ा व्यक्ति में चौड़ाई, चौड़ाई बहुत ज्यादा है तो उसका चौड़ाई हो गया गुण हो गया। मिठास, मिठाई हमेशा मीठा होता है, मिठास उसके गुण हो गए, इसीलिए ये भी भाववाचक होंगे। लंबाई, अगर कोई लंबा है तो उसको बोलेंगे लंबाई, तो लंबाई उसका गुण हो गया, ठीक है, उसके लंबाई गुण हो गए तो इसीलिए ये भी भाववाचक होंगे। वीरता, वीर व्यक्ति से वीरता बना, इसीलिए वो भी एक कौन सा हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गया। जैसे भाववाचक गुण, गुण में क्या क्या हो सकते हैं, तो जैसे वो कुशाग्रता हो सकती है, चतुराई हो सकती है, सौंदर्य हो सकते हैं, दयावान हो सकते हैं, उसकी गुणता में चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ आते हैं भाव में, क्या भाव में भाववाचक संज्ञा क्या क्या हो सकती है, कुपनता हो सकती है, मित्रता हो सकती है, शत्रुता हो सकती है, क्योंकि ये सब सभी उसके भाव को प्रकट कर रहा है, इसीलिए वो भाववाचक संज्ञा होंगे। अवस्था में क्या है, तो जवानी, अगर जवान व्यक्ति को हम जवानी बोलेंगे तो उसके भाव को प्रकट कर रहे हैं। बचपना, बचपन, छोटे बच्चे को बचपन जो शब्द बोला जा रहा वो भाववाचक संज्ञा। बुढ़ापा, बूढ़े लोग को बुढ़ापा एक उसके भाव को प्रकट करता है, इसलिए भाववाचक संज्ञा होगा। माप में आ जाइए, ऊंचाई, चौड़ाई या लंबाई, ये सभी भाववाचक संज्ञा हो गए। फिर इधर आ जाइए क्रिया में, दौड़ धूप, पढ़ाई, लिखाई, ये सब भाव को प्रकट कर रहा है, इसलिए ये सब भाववाचक संज्ञा होंगे। गति में फुर्ती, शीघ्रता, सुस्ती, ये सभी जो हैं ये सब भाववाचक संज्ञा को प्रकट कर रहा है, ठीक है। फिर आते हैं स्वाद में सर, तो देख लीजिए, स्वाद कड़वापन हो या कैसैलापन हो या तितास हो या मिठास हो, सभी भाव को प्रकट कर रहे हैं, इसीलिए ये भी भाववाचक संज्ञा होंगे। जैसे अमृत भावनाएं, जैसे करुणा, क्षोभ, दया, दयावान, ये सब जितने भी आएंगे वो भाव को प्रकट करेगा, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा होंगे, ठीक है सर। अब आते हैं समूहवाचक संज्ञा। देखिए समूहवाचक संज्ञा क्या है, देखिए समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, देखिए जो एक पदार्थ के समूह का बोध कराए उसे समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे गिरोह पूरे समूह का बोध करवा रहा है, इसलिए ये समूहवाचक संज्ञा होगा, ठीक है। उसके बाद झब्बा, जैसे अंगूर का झब्बा होता है तो पूरी उस अंगूर का पूरे समूह का बोध करवा रहा। झुंड, या तो कुत्ते का झुंड हो या आदमी का झुंड हो या विद्यार्थी का झुंड हो, तो उसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं, एक समूह शामिल है, इसीलिए ये समूहवाचक संज्ञा होंगे। दल, तो दल में बहुत सारे दल में लोग शामिल हैं, इसीलिए समूहवाचक संज्ञा होगी। सभा, सभा में बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, इसीलिए वह समूहवाचक संज्ञा हो गया। सेना, तो सेना में बहुत सारी सेनाएं हैं, इसीलिए सेना भी एक क्या हो गया, समूहवाचक संज्ञा हो गया, ठीक है। अब आते हैं सर द्रव्यवाचक संज्ञा की ओर। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो द्रव्य किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध कराते हैं, किसी पदार्थ, किसी धातु या द्रव्य का जो बोध कराए वो द्रव्यवाचक संज्ञा होंगे। जैसे घी, घी देख लीजिए द्रव्य है, इसीलिए वह द्रव्यवाचक संज्ञा होंगे। चांदी, चांदी भी द्रव्य है, इसीलिए यह द्रव्यवाचक। पानी, पीतल, सोना इत्यादि जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा है। साथ में देखिए क्या है कि द्रव्यवाचक संज्ञा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसकी पूर्ण रूप और अंश के नाम में पर्याप्त अंतर हो जाता है। जैसे एक टुकड़ा सोना भी सोना ही है, और जबकि एक बड़ा खंड भी सोना ही है, अर्थात वो छोटा रूप हो या बड़ा रूप हो, क्योंकि द्रव्यवाचक में छोटा हो फिर भी उसका वही नाम बोलेंगे पानी, तो या तो एक गिलास हो या एक ड्राम हो, वो पानी ही कहलाएगा, ठीक है। घी या तो 100 ग्राम हो या 100 किलो हो, वो घी ही कहलाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसकी विशेषताएं होती है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम सर, उसका बाद यहाँ पढ़ जाते हैं विद्वानों के कुछ मत से भाववाचक संज्ञा की रचना किस प्रकार होती है, ये देख लेते हैं। तो देखिए भाववाचक संज्ञा की पहले रचना आप देख लीजिए कि भाववाचक संज्ञा की रचना किस प्रकार होती है। तो भाववाचक संज्ञा की रचना 5 प्रकार के शब्दों से बनाई जाती है। संज्ञा के शब्द से क्रिया, विशेषण, अवयव और सर्वनाम। और अब देखते हैं कि इन पांचों का क्या है। देखिए तो यहाँ 5 बस यही लास्ट यहीं तक ऑब्जेक्टिव हो गया कि भाव किसी भाव को प्रकट करे, और भाववाचक संज्ञा जो 5 प्रकार के विशेष शब्दों से बनाई जाती है। और अब यहाँ से आ जाते हैं संज्ञा के ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे, क्योंकि जब हमने डीपली पढ़ा, बट यहाँ ऑब्जेक्टिव यही प्रश्न जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। जैसे देख लीजिए सबसे पहला प्रश्न क्या दिया, गंगा पवित्र है, क्या है सर, गंगा पवित्र है। वाक्य में गंगा
कौन सी संज्ञा है बताइए। अगर गंगा तो एक नदी का नाम न है सिर्फ सर, तो नाम है तो यह एक जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, नहीं व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा तब होता जब यहां पर सिर्फ नदी देता। नदी अगर शब्द का उपयोग होता तो नदी में बहुत सारे नदी शामिल हो जाते, इसलिए पूरी नदी जाति का बोध करवा देता तो जातिवाचक संज्ञा होता। लेकिन यहां गंगा जो सिर्फ उसका नाम है, इसीलिए वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे और ऑप्शन इसका ए क्या होगा, सही होगा। फिर अगला देखिए, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द जो भाववाचक अर्थात उसके भाव को प्रकट कर रहा, जैसे दूध तो द्रव्यवाचक संज्ञा है क्योंकि छोटा कम दूध हो या ज्यादा दूध हो। फिर सभा तो एक समूहवाचक संज्ञा हो गया। फिर आते हैं ताजमहल, तो ये तो एक स्थान का नाम है, तो इसीलिए ये कौन सा हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। गरीबी तो उसकी भाव को प्रकट कर रहा, क्योंकि गरीब व्यक्ति को ही हम सब गरीबी कहते हैं, तो उसकी गरीब की भाव को प्रकट किया, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, डी होगा, भाववाचक में गरीबी। देखिए आगे बढ़ते हैं 3 नंबर प्रश्नों में। 3 नंबर प्रश्न देखिए, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बतलाता हो उसे हम सब विशेषण कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स उधर छूटा था, इधर कैप्चर कर लीजिए कि जो शब्द संज्ञा की विशेषता बतलाए उसे विशेषण कहा जाता है। अगले शब्द, अगले पॉइंट्स में आइए, क्या दिया गया है, जातिवाद। जातिवाद, जाओ तुम, जातिवाद संज्ञा का उदाहरण नहीं है, समझिएगा। इसमें कौन जो देल है वो जातिवाद संज्ञा का उदाहरण नहीं है। जैसे गाय, तो गाय में तो संपूर्ण जाति का बोध हो गया सर, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। नदी, नदी में गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र सरस्वती बहुत सारे नदी हो गए, इसीलिए नदी भी जातिवाचक संज्ञा है। शहर, तो शहर में तो बहुत सारे शहर हो गए, पटना, बिहार, मुंबई, दिल्ली, बहुत सारे शहर हैं, इसलिए शहर भी जातिवाचक संज्ञा हो गया। विवेकानंद एक व्यक्ति का नाम है, अर्थात यह व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे, ना कि जातिवाचक संज्ञा, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, विवेकानंद। उसके बाद आते हैं 5 नंबर प्रश्नों की ओर, और 5 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन संज्ञा का भेद है, तो पुरुषवाचक, संबंधवाचक, ये सब पुरुषवाचक कोई संज्ञा नहीं होती है, संबंधवाचक कोई संज्ञा नहीं होती है, निजवाचक कोई संज्ञा नहीं होती है, जबकि व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, इसीलिए इसका आंसर बी चला जाएगा। ठीक है, 5 नंबर के बाद आते हैं 6 नंबर प्रश्नों पर। तो 6 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, संज्ञा। संज्ञा के कितने भेद हैं, तो सर हमने अभी बताया ना, संज्ञा के 5 भेद हैं, लेकिन अगर संज्ञा के मुख्य भेद पूछे तो 3 ही मुख्य भेद हैं। ठीक है सर, उसके बाद आते हैं सूरदास और सुरेश, शब्द कौन सी संज्ञा, बताइए ना। सूरदास, सुरेश कोई व्यक्ति का नाम हो गया और सूरदास भी किसी का नाम हो गया, इसीलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। कोई परेशानी सर समझने में नहीं। आगे बढ़ते हैं, स्थिर कौन सी संज्ञा, सर स्थिर, जैसे हम हो गए स्थिर, तो हमारी भाव को प्रकट कर रहा है ना कि हम हैं स्थिर। जैसे आप बैठ के पढ़ रहे हैं तो आप भी हैं स्थिर, इसीलिए स्थिर है जो उसकी भाव को प्रकट करता है, और इसीलिए यह भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। अब यहां आते हैं सर, क्या उड़ान, उड़ान क्रिया का भाववाचक क्या होगा, तो उड़ान क्रिया का भाववाचक उड़ान ही होगा, क्योंकि उड़ने वाले जो ऊपर उड़ रहे हैं उसी को हम सब बोले क्या, उड़ान बोले। ठीक है, तो इसीलिए इसका सी ही होगा। ठीक है, अब आते हैं नहीं, 9 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 9 नंबर क्या कह रहा, उड़ान क्रिया की भाववाचक संज्ञा, मतलब उड़ान है जो क्रिया, किसके भाववाचक संज्ञा, तो उड़ान, जैसे कोई उड़ रहा है तो हम बोलेंगे कि नहीं वो उड़ान कर रहा है, इसलिए इसका ए सही होगा। क्या सही होगा, ए सही होगा, उड़ का भाववाचक हो गया उड़ान। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न पर। 10 नंबर प्रश्न देखिए, क्या अच्छा, विशेषण की भाववाचक संज्ञा क्या होगी, तो अच्छा से बनेगा अच्छाई, क्योंकि उसके भाव को प्रकट करेगा, इसलिए ऑप्शन सी सही जाएगा। 11 नंबर प्रश्न देख लीजिए, क्या जाति, क्या बोल रहा है, जाति की भाववाचक संज्ञा क्या है, तो जातीयता, क्योंकि जो जाति है वो अपनी जातीयता उसकी भाव होती है, इसलिए इसका आंसर डी चला जाएगा। ठीक है, अब आते हैं 12 नंबर प्रश्न पे सर, राष्ट्रीयता शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो राष्ट्रीयता राष्ट्र के भाव को प्रकट कर रहा है, इसीलिए राष्ट्रीयता एक भाववाचक संज्ञा होगा।
अब आते हैं 13 नंबर प्रश्न। देखिए क्या कह रहा सर, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, स्वभाव इत्यादि का बोध करवाए उसे हम सब भाववाचक संज्ञा कहेंगे। क्या बोले सर, किसी वस्तु के गुण, धर्म या स्वभाव का बोध करवाए तो उसे हम सब भाववाचक संज्ञा कहेंगे। अगले प्रश्न देख लीजिए क्या है, निम्न में कौन समूहवाचक है, मतलब एक समूह में है। जैसे राम, तो ये तो एक व्यक्ति है, तो इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। मिठास, मीठा से मिठास हो गया, इसीलिए यह इसके क्या भाव को बतला रहा है, इसलिए यह भाववाचक संज्ञा हो गया। नदी, नदी में बहुत सारे नदी शामिल है, इसीलिए यह एक समूहवाचक संज्ञा हो गया। सेना, सेना में भी बहुत सारे टुकड़े होते हैं, इसीलिए सेना, ये नदी और सेना दोनों ही जो है वो समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। इसके आंसर में नहीं रहेगी क्योंकि सॉल्यूशन हम सबको करना है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, समूहवाचक संज्ञा हो जाएंगे। अब आते हैं इधर सर, क्या दिया गया है, कलम। कलम शब्द कौन सी संज्ञा है, तो जाहिर सी बात कलम, कलम में बहुत सारे कलम आ जाएंगे, इसीलिए ये जातिवाचक संज्ञा होंगे। ठीक है, अब आते हैं सर 16 नंबर प्रश्न, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। जैसे गुच्छा, तो समूह हो गया, ये समूहवाचक चले जाएंगे। शहर, शहर में भी बहुत सारे शहर शामिल हैं, इसलिए भी समूहवाचक चला जाएगा। कक्षा, तो कक्षा में बहुत सारे कक्षाएं होती है, इसीलिए ये समूहवाचक चला जाएगा। जबकि तेल थोड़ा सा हो या बहुत ज्यादा हो, प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए ये द्रव्यवाचक संज्ञा होंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं, तूफान। तूफान शब्द कौन सी संज्ञा है, तो सर वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगे, क्योंकि तूफान में बहुत सारे तूफान के नाम शामिल होंगे, इसीलिए ये जातिवाचक संज्ञा हो गया। अब आते हैं सर 18 नंबर प्रश्न। देखिए क्या है, समूहवाचक संज्ञा, समूह में रहना चाहिए। जैसे गुलाब, अंगूर, चावल, पौधे, तो ये समूहवाचक संज्ञा कौन से संज्ञा है, जैसे समूह में रहना चाहिए। अंगूर, अगर अंगूर का गुच्छा देता तो हम इसको लेते हैं समूहवाचक संज्ञा। चावल, चावल का एक टुकड़ा भी चावल ही कहलाएगा। ठीक है, अब यहां लेते हैं गुलाब, तो गुलाब स्पेशल एक गुलाब के एक फूल हो गए, इसलिए ये भी समूहवाचक संज्ञा नहीं हुई। बल्कि पौधे, पौधे में बहुत सारे पौधे हैं, तार का पेड़, सब चीजों को तो हम सब पौधा ही कहते हैं, इसीलिए समूहवाचक में चला जाएगा पौधा। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आगे आते हैं 19 नंबर प्रश्न, बुढ़ापा शब्द व्याकरण के किस संज्ञा के भेद से संबंधित है, तो बुढ़ापा उसके भाव को बतला रहा है, इसीलिए वह भाववाचक संज्ञा चले जाएंगे। उसके बाद आते हैं 20 नंबर प्रश्नों पर, क्या दिया है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, अर्थात व्यक्ति को बोध कर रहा है। जैसे गाय, तो गाय में बहुत सारा शामिल हो जाएगा। पहाड़, तो पहाड़ में ढेर सारा पहाड़ शामिल है। लड़का, तो ये कौन है, बहुत सारे लड़का, होशियार से लेके तेज से लेके अनपढ़, पूरे लड़का जाति का ही बोध कर दिया। बल्कि गंगा सिर्फ एक नदी का नाम है, इसीलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे, और इसका सही आंसर सी चला जाएगा। अब आते हैं तेल, तो देखिए सर तेल तो द्रव्यवाचक होगा, क्यों, क्योंकि तेल थोड़ा सा हो या बहुत हो, इसमें तेल हो गए जो द्रव्यवाचक संज्ञा हो गए। अगले प्रश्न देख लीजिए क्या दिया गया है, कि चौकीदार कौन सी संज्ञा है, तो सर चौकीदार एक पूरी जाति का बोध करवा रहा है कि चौकीदार में बहुत सारे चौकीदार होते हैं, इसीलिए ये जातिवाचक संज्ञा होगी। देख लीजिए 23 नंबर प्रश्न। देखिए 23 नंबर का प्रश्न, क्या इन्हीं जय चंदों के कारण देश पराधीन हुआ है, इस वाक्य में जय चंदो कौन सी संज्ञा है, तो जय चंदो में बहुत सारे लोग शामिल हैं, इसलिए यह एक जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। और ये हमारा संज्ञा हो गया कंप्लीट। हमने व्याकरण का 2 पॉइंट्स कर चुके हैं, एक वर्ण विचार, दूसरा आज की ये संज्ञा। तो आप सब लोगों का प्यार बस बना रहे, इसी प्रकार सभी को बारी बारी से पहले उसके पढ़ा दिया जाएगा सब्जेक्टिव के रूप में, उसके बाद उससे ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न व्याकरण के पूछे जाएंगे वो ताबड़तोड़ कंप्लीट किया जाएगा। तो सपोर्ट कीजिए आप सब लोग, धन्यवाद।